अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का आर्टिकल है फजान्स रूल के ऊपर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फजान्स रूल क्या है, ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और लास्ट में इसकी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए कि फजान्स रूल, मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस के अंदर भी इसके बारे में बात की थी कि फजान्स रूल एक ऐसा रूल है जो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट करैक्टर है। ये आपसे पहले भी बात हुई थी कि कोई भी बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली आयनिक या कम्प्लीटली कोवेलेंट नहीं होता। कोई भी बॉन्ड अगर आयनिक है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है, और कोई भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ एक ऐसी वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कोई भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर कितना आयनिक करैक्टर है। लेकिन आज की जो वीडियो है, ये जो फजान्स रूल है, ये हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट करैक्टर है, यानी कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट करैक्टर कम है, या कोवेलेंट करैक्टर कितना ज़्यादा है कितना कम है। ये चीज़ हमें फजान्स रूल बताएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि ये रूल की एक लिमिटेशन है जो मैंने साथ ही लिख दी है इसके ग्रीन में, कि ये क्वालिटेटिव रूल है। क्वालिटेटिव रूल का मतलब है कि ये रूल हमें सिर्फ इस चीज़ के बारे में तो बता सकता है कि कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है या कम है, लेकिन उसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता कि कोई भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर 80% हमारे पास आयनिक करैक्टर है और 20% कोवेलेंट करैक्टर है। यानी ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हमें, एक वैसे ही रफ सा आइडिया दे देता है कि इस कंपाउंड के अंदर, यानी अगर हमें 2 कंपाउंड्स दे दिए जाएं तो हम देख के फजान्स रूल को अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से किस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है और किस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों के मिलने से कोई कंपाउंड बन गया है NaCl। अब हमें पता है कि एक कैटाइन है, एक एनाइन है। कैटाइन इलेक्ट्रॉन लूज करने से बना है और एनाइन इलेक्ट्रॉन गेन करने से बना है। तो ये हमारे पास एक कैटाइन बना दिया है और ये हमारे पास मैंने एक एनाइन बना दिया। अब याद रखना है कि कैटाइन का साइज़ छोटा होता है नॉर्मली और एनाइन का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम तो उसका साइज़ अपने पेरेंट साइज़ की निस्बत छोटा हो जाता है। यानी सोडियम है, सोडियम एटम है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयन में कन्वर्ट होगा, तो आयन का साइज़ छोटा होगा और सोडियम एटम का साइज़ बड़ा होगा। इसी तरह क्लोरीन की अगर बात करें या किसी भी नेगेटिव एनाइन की बात करें तो एनाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। अब ये हमारे पास है, ये पॉजिटिव आइन है या कैटाइन है, ये एनाइन है। अब एनाइन जो चीज़ है, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इंडिकेट ये कर रहा है कि किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, तो किसी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है और उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। अब ये जो नेगेटिव है यानी क्लोराइड आइन, वैसे तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, कैटाइन बन गया, और क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एनाइन बन गया, और ये मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही जस्ट हल्के से ड्रॉ कर दिया। यानी ये नेगेटिव पार्ट का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है। अब नॉर्मली होता ये है कि ये जब बॉन्ड बन जाता है, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। पिछली वीडियोज़ के अंदर अगर आपने देखा है तो आयनिक बॉन्ड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुई है। तो होता ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनाइन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है, और इस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती की वजह से होता ये है कि कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन यानी एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस कैटाइन की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका साइज़ बड़ा होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की निस्बत प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। यानी सोडियम की अगर बात करें लेट सपोज, तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, और एनाइन्स के इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इस एनाइन की जो शेप है, ये जैसे मैंने सर्कल में प्रेजेंट की हुई है, इसकी शेप जो है ये डी फॉर्म हो जाती है, ये इसकी शेप ये नहीं रहती। लेट सपोज कि इसकी शेप जो है ये इस तरह हो जाती,
और यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव आयन। अब ये शेप इस तरह होने का मतलब है कि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसका इस तरफ आ गया है, यानी इसके ऊपर पोल्स बन गए और इधर इसका कम नेगेटिव वाला हिस्सा रह गया। अब हम याद रखिएगा कि इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल के अंदर, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब डिस्टॉर्ट क्यों हुआ है? पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्ट होने से। और कोवेलेंट बॉन्ड यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो रहे होते हैं तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इसकी तरफ आना शुरू होते हैं तो हमें ऐसे लगता है ये इलेक्ट्रॉन इस कैटाइन के साथ शेयर हो रहे हैं, हल्के से होते नहीं है लेकिन हमें ऐसा हल्का सा फील हो रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहे हैं। तो ये इस शेयरिंग की वजह से ही, यानी इसके डिस्टॉर्ट होने की वजह से हम कहते हैं कि कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अच्छा, अब होता यह है कि इसकी पावर की वजह से, इस कैटाइन के ऊपर चार्ज की वजह से इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई है, इसकी शेप डीफॉर्म हो गई है, इसके ऊपर पोल्स बन गए, एक तरफ ज़्यादा नेगेटिव हिस्सा आ गया, दूसरी तरफ कम नेगेटिव हिस्सा आ गया। तो ये जो इसकी शेप डीफॉर्म हुई है इसको हम लोग नाम देते हैं कि इसको क्या हो गया है, इसकी पोलराइजेशन हो गई है, यानी इसके दो हिस्से बन गए हैं, एक तरफ ज़्यादा नेगेटिव हिस्सा आ गया और एक तरफ कम नेगेटिव हिस्सा आ गया। इसकी जो पोलराइजेशन हुई है वो किस वजह से हुई है? इस कैटाइन की पावर की वजह से। यानी कैटाइन के ऊपर चार्ज था, इस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए हैं। अगर इसके ऊपर चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट ना होते। तो इसके ऊपर चार्ज यानी इसकी पावर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो इसने इसको पोलराइज किया है, यानी कैटाइन ने एनाइन को पोलराइज किया है। तो कैटाइन की जो पावर है जो इसको पोलराइज करती है एनाइन को, उस पावर को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजिंग पावर। अब हमने इन्हीं दो चीज़ों पे चलना है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन। दोबारा मैं इस चीज़ को इंडिकेट कर देता हूं कि कैटाइन की पावर की वजह से एनाइन अपनी शेप को डीफॉर्म कर देता है, और एनाइन की जो शेप डीफॉर्म होती है तो हम कहते हैं इसकी पोलराइजेशन हो गई है, और इसकी पोलराइजेशन इसकी पावर की वजह से हुई है तो हम कहते हैं ये जो इसकी पावर थी जिसने इसको पोलराइज कर दिया है ये पोलराइजिंग पावर है। अच्छा, अब इन दो चीज़ों पे बेस करेगा कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितना कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अब याद रखना है आपने कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितनी पोलराइजेशन होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, और जितनी पोलराइजेशन कम होगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये किस तरह होगा वीडियो में आगे आप लोग देखिएगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास थी पोलराइजिंग पावर, और ये भी इसी तरह कि जितनी कंपाउंड के अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब ये दो चीज़ें आप लोग क्लियर कर लें सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इससे आगे चलेंगे। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर कम। आगे इसी को लेके हम लोग चलेंगे और हमारे लेक्चर के अंदर आगे चलते चलते आपको ये चीज़ें बिल्कुल वाजे हो जाएंगी कि किस तरह पोलराइजेशन ज़्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और किस तरह पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ने से आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी चेंज आ जाता है, और वो किस तरह का चेंज आता है ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले हम लोग कैटाइन के हवाले से बात करेंगे, यानी पोलराइजिंग पावर के हवाले से, फिर एनाइन के हवाले से बात करेंगे पोलराइजेशन के हवाले से, और उसके बाद हमारा आर्टिकल जो है वो क्लियर हो जाएगा। लीजिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैटाइन को। अच्छा जी, ये कैटाइन जो है, कैटाइन की जो पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर। अब हमने देखना है कि किस तरह हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर कम है या पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। अच्छा, अब ये देखें कि लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक ये पॉजिटिव आयन है, एक मेरे पास ये पॉजिटिव आयन है, और एक मेरे पास ये पॉजिटिव आयन है। आप ज़रा देख के बताएं कि
इन तीन, यानी मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और ये सी। आप मुझे देख के बताएं कि ए, बी और सी में किसके अंदर पॉजिटिव करैक्टर या दूसरे किसी नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग सी का जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सी है इसके अंदर थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा चार्ज है तो यानी इसके अंदर भी 4 पॉजिटिव मैंने बनाए, 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे ये जो 4 पॉजिटिव है ये थोड़ी जगह के ऊपर, और इसके अंदर उससे थोड़ी सी ज़्यादा और इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा। तो याद रखिएगा चार्ज की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है, डेंसिटी हमें पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना किसी चीज़ का मैस है, तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी की बात हो रही है। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा हम कहेंगे चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जितनी चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाएगी यानी थोड़े एरिया में जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही नेगेटिव को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो साइज के हवाले से, यानी पहला पॉइंट हमारे पास आता है साइज ऑफ कैटाइन। हमें पता चल गया कि अगर छोटे साइज का कैटाइन है तो इसके अंदर पोलराइजिंग पावर होगी ज़्यादा, बड़े साइज का है तो इसके अंदर पोलराइजिंग पावर होगी कम, और उससे बड़े साइज का है तो इसके अंदर पोलराइजिंग पावर होगी उससे भी कम। तो इसका मतलब जितना छोटा साइज है उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना ही कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। मिसाल के ज़रिए अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कहता हूं मेरे पास सोडियम है Na पॉजिटिव, मेरे पास लिथियम है Li पॉजिटिव, मेरे पास पोटेशियम है K पॉजिटिव, और मेरे पास रुबीडियम है Rb पॉजिटिव। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि किसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो हम साइज़ की बेस पे बात करेंगे। हमने देख लिया है कि जिसका साइज़ कम है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम है। तो आप देखें सबसे पहले डिटरमिन करें कि साइज़ किसका सबसे छोटा है। तो इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो ये तो एक पीरियड से ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो लिथियम की अगर बात करूं तो लिथियम आयन का साइज इनमें सबसे छोटा है। तो साइज जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा, और जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा और उतना कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा, उससे कम इसके अंदर, उससे कम इसके अंदर, और उससे कम इसके अंदर। यानी अगर हमें मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स दिए जाएँ और उसके अंदर ये मुख्तलिफ एनाइंस रखे जाएँ तो जिस एनाइन का साइज सबसे छोटा होगा उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइज जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट करैक्टर के। ये सी से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ कोवेलेंट करैक्टर। जितना साइज छोटा होगा उतना कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, जितना साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट करैक्टर कम होगा। ये साइज के हवाले से हमने बात कर ली। दूसरी बात हम करते हैं चार्ज के हवाले से। चार्ज के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास सोडियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है और मेरे पास एल्यूमिनियम है। अब मुझे पता है सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है। तो याद रखिएगा हमने बात की थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, या यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना कम होगा वो उतने इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उतनी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतना कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ लिख देता हूँ कि चार्ज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट करैक्टर के। यानी चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा, चार्ज कम होगा तो कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन तीन आइंस में आप मुझे बताएं कि किसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर चार्ज +3 है, इसके ऊपर +2 है और इसके ऊपर +1। तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर उससे कम होगा, और सबसे कम इसके अंदर। तो ये दो चीज़ें थी, एक साइज़ के हवाले से और एक चार्ज के हवाले से, कि साइज़ जितना कम होगा उतना पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो साइज़ के साथ कैटाइन की अगर बात की जाए, यानी पॉजिटिव चार्ज की अगर बात की जाए,
तो साइज और कोवेलेंट करेक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और पॉजिटिव आयन यानी कैटायन के अंदर अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज और कोवेलेंट करेक्टर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको ज़रा मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ये मैं इसी तरह इसको लिखा रहने दूंगा ताकि ये आपको याद रहे। अच्छा, कैटायन के हवाले से ये दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो मेन इसके अंदर काम है वो होता है, मेरे पास अगर सूडो नोबल गैस किसी एलिमेंट की सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब ये सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है? सूडो का मतलब अगर वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो नकली, यानी हम ये कहते हैं कि कोई एलिमेंट हमारे पास आया है या कोई आयन हमारे पास आया है तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी तो नहीं उसने, लेकिन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली है। लेट्स सपोज अगर मैं नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं, मेरे पास नियोन है, तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p6, यानी ये इसका वैलेंस शेल है। अगर मैं आर्गोन की बात करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 एंड 3p6, ये इसका वैलेंस शेल। तो ये देखिए इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनके हवाले से अगर मैं इनकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो ये होती है ns2 और np6 नॉर्मली। अब सूडो नोबल गैस क्या है कि सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns2 np6 एंड nd10। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको कहीं पे नजर आए तो हम उसको कहते हैं सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब इसके अंदर देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 8, 8 और 10 18। यानी किसी एटम के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करें और उसके अंदर इस तरह हो ns2 np6 और nd10 तो हम कहेंगे उसकी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। और याद रखिएगा कि जिस आयन की सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, यानी ये एक एक्सेप्शन है। ये तो नॉर्मली हमने इसके चार्ज और साइज के हवाले से बात की थी, ये एक एक्सेप्शन है और यही पार्ट इसके अंदर ज़्यादा समझने वाला है। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कोई एलिमेंट ऐसा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कॉपर को, तो कॉपर के ऊपर कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ तो मैं लिखता हूँ जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। वैसे नॉर्मली अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करें तो होता तो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इस तरह की बनी है कि ये जो d है ये इसके बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं ये सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है d के अंदर, तो d जो है वो कंप्लीट 10 हो जाता है और यहाँ पे s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसको लिखने के लिए भी अगर मैं चाहूँ तो मैं 3d को पहले लिख देता हूँ और 4s को लिख देता हूँ बाद में। तो ये मैं लिख देता हूँ 3d10 एंड 4s1। अब कॉपर अपना जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है कॉपर, Cu+ की फॉर्म में आता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? आखिरी शेल से, और 4 प्रेजेंट कर रहा है आखिरी शेल को, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3s2 3p6 एंड 3d10, तो ये सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई। तो इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर कॉपर आ गया है और उसके मुकाबले में सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो जाहिर सी बात है इसको हम बगैर किसी देखे, बगैर किसी चीज़ को कंपेयर किए, हम इसकी कहेंगे कि पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है, और इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो कॉपर जिस ग्रुप से बिलोंग करता है इसके अंदर हमें पता है कि ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है, जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके नीचे अगर आएंगे तो सोडियम की कन्फिग्रेशन, उसके नीचे आएंगे पोटेशियम की, तो यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनके वैलेंस शेल के अंदर सेम होगी। मैं आपको रफ सा आइडिया दे देता हूँ। मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ 1s2 2s1, ये यानी s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन,
मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। आप देख लें इसके भी s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। मैं इसके नीचे पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। आप देखिए इसके अंदर भी, तो किसी भी ग्रुप के अंदर देखें तो इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, सिर्फ n का नंबर बढ़ता है। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, s के अंदर इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर की अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो कॉपर का ग्रुप मेरे पास आता है, इसके अंदर सबसे ऊपर होता है कॉपर, उससे नीचे आता है सिल्वर और उसके नीचे आता है गोल्ड। तो याद रखिएगा कि इन सब की सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। यानी अगर बात करें कॉपर के अंदर 3s 3p और 3d था, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे सिल्वर के अंदर तो इसके अंदर 4s2 होगा, 4p6 होगा और 4d10 होगा। उसके बाद अगर हम गोल्ड के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर 5s2 होगा, इसके अंदर 5p6 होगा और इसके अंदर 5d10 होगा। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप मिलता है हमें, ग्रुप नंबर 11 है। तो ये ग्रुप के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं कॉपर गोल्ड और सिल्वर, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इनके अंदर सूडो नोबल गैस, यानी जब ये कैटायनिक फॉर्म में आते हैं तो इनकी कन्फिग्रेशन सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है। तो जब इनके मुकाबले में कोई भी दूसरा एलिमेंट आता है या दूसरा कोई कंपाउंड आता है जिसके अंदर कोई भी दूसरा कैटाइन है, तो उनके मुकाबले में बगैर किसी चीज़ को कंपेयर किए हम कह देंगे कि इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। इसी तरह एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ जिंक के हवाले से। अगर मैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। होना तो ये चाहिए था कि 4s2 यहाँ पे आता 3d10 क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की, लेकिन एक शेल के इलेक्ट्रॉन को मैंने कंबाइन कर दिया। और जिंक जब अपनी कैटायनिक स्टेट में आता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैंने इसको इसलिए भी यहाँ पे प्रेजेंट किया था कि इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जाते हैं, तो चौथा शेल वैलेंस है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। और जब ये इसके ऊपर आएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और अब अगर आप इसको देखें तो ये भी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, यानी जिंक जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ की फॉर्म में आता है तो Zn2+ के अंदर भी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। अब ये जो जिंक है ये ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करता है और इसके अंदर जो बाकी एलिमेंट्स आते हैं जैसे ये हमारे पास Zn है, इसके नीचे आता है कैडमियम और मरकरी, यानी Zn2+ की फॉर्म में जब आता है इसके पास सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। और वो क्या कन्फिग्रेशन है हमारे पास 3s2 3p6 एंड 3d10। और इसे नीचे कैडमियम है, कैडमियम जब अपनी 2+ की फॉर्म में आता है तो सेम उसी तरह यानी अगले पीरियड के अंदर आ गया, तो इससे नीचे वाले में 4s2 4p6 एंड 4d10। और ये मरकरी की अगर बात की जाए तो ये भी जब 2+ की फॉर्म में आता है तो ये 5s2 5p6 एंड 5d10। तो इनकी भी नोबल गैस जो है ना सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। इन एलिमेंट्स को अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर देखें तो इनके मुकाबले में ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट अगर आपको या उनके अलावा भी कोई एलिमेंट नज़र आ जाता है तो किसी बगैर कंपैरिजन के हम इनको प्रेफरेंस देंगे और हम कहेंगे इनकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। और जितनी इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि उतना ही इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स याद रख लें। इसको मैं एक साइड पे लिख देता हूँ ताकि हमें हर जगह पे ये 6 एलिमेंट्स याद रहें। तो ये हमारा एक आर्टिकल है फजान्स रूल के ऊपर, यानी इसके अंदर हमने बात की कैटाइन के हवाले से, यानी साइज के हवाले से, चार्ज के हवाले से और एंड पे सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन।